दोस्तों नमस्कार। हमने भारत का इतिहास शुरू किया था और उसमें हमने कुछ पहलुओं को देख लिया था, कुछ बिंदुओं को देख लिया था, एक टॉपिक को देखा था प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कास्ययुगीन कहते हैं और प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल के मध्य का एक जो कालखंड है जिसे हम ताम्रयुगीन संस्कृति या ताम्र पाषाण काल कहते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उससे समझेंगे इस कालखंड में हमारे देश में, है ना, कौन कौन प्रकार की संस्कृतियों का उत्थान हुआ है। अब हम इन सब संस्कृतियों के बारे में भी जानेंगे। तो हेडिंग डालिए पाषाणकालीन संस्कृति या ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। हेडिंग डालिए ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। या ताम्रयुगीन संस्कृति, कुछ भी कह लीजिए ना, वो सब एक ही है। इंग्लिश में से चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है क्या है? चैल्कोलिथिक संस्कृति। दोस्तों अगर हम इस संस्कृति की बात करें तो इससे पहले यानी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से पहले हमने पढ़ा क्या? पाषाण काल या पाषाण युग। इसके पूर्व यानी पाषाण कालीन, जैसे हमारा पाषाण काल ताम्र पाषाण काल खत्म हो जाएगा तो इसके बाद प्रारंभ होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा को ही हम कास्ययुगीन संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ययुगीन संस्कृति या कास्य युग। तो जो हमारा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है या ताम्र पाषाण काल युग है, यह युग पाषाण युग और कास्य युग के बीच का संक्रमण युग है। क्या है? पाषाण युग और कास्य युग के बीच का क्या है? संक्रमण युग है। क्या है? संक्रमण है। इनके मध्य के का जो कालखंड है इसे हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या ताम्र पाषाण युग। दोस्तों इस कालखंड में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग। मानव ने सर्वप्रथम जो तांबा धातु है, क्या है? तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? इसी में ताम्र पाषाण कालीन युग में इस धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो आते हैं तांबा, है ना। तो तांबा धातु का प्रयोग, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तांबा धातु का प्रयोग मानव ने कब किया गया है? तांबा धातु का संबंध किस युग से है ना। तो इसका युग है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से या चैल्कोलिथिक संस्कृति से है। दोस्तों इस कालखंड में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का उत्थान हुआ। हमें इन संस्कृतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन संस्कृतियों की बात करें तो जो हमारी पहली आती है मालवा संस्कृति। कौन संस्कृति आती है? मालवा। मालवा संस्कृति। कैंथा संस्कृति। कैंथा संस्कृति।
जौरवे संस्कृति, गणेश संस्कृति। कौन सी संस्कृति आती है? गणेश संस्कृति। गणेश संस्कृति कौन कौन सी है? मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, जौरवे संस्कृति और गणेश संस्कृति। एक और संस्कृति आती है आहर संस्कृति। क्या है? आहार संस्कृति। दोस्तों इन संस्कृतियों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्या है? इन संस्कृतियों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बेहद, क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे कुछ फैक्ट बनते हैं वो यहाँ से एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम उन बिंदुओं को भी देख लें, इन्हें एक एक करके देख लें। जैसे पहली हमारी आती है जो मालवा संस्कृति। कौन संस्कृति आती है? मालवा संस्कृति। दोस्तों आखिर मालवा संस्कृति का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? दोस्तों मालवा संस्कृति का संबंध मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। कहाँ? पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर इसकी मुख्य बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश। इससे संबंधित स्थलों की बात करें, जैसे यह कहाँ, इसको उत्थान मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो आता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र, नावदा टोली, कहाँ था? नावदा टोली। ऐरण कहाँ था है? नावदा टोली। ऐरण हुआ है ना, नर्मदा घाटी हुआ, नावदा टोली हुआ, ऐरण हुआ और नागदा जो चौथा था हमारा, नागदा। दोस्तों इन महत्वपूर्ण स्थलों से है ना ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के मालवा संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, और जिनका संबंध किससे है? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से। अर्थात ताम्रपाषाण संस्कृतियों का संबंध इतनी संस्कृतियों से करीब, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा संस्कृतियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं वो ये हैं 5 संस्कृति। हमें इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी देखना है। दोस्तों नर्मदा घाटी से आखिर हमें क्या साक्ष्य मिले? अगर हम दोस्तों नर्मदा घाटी की बात करें तो यहाँ से सर्वप्रथम मानव के कंकाल का साक्ष्य मिला। यानी नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम क्या मिला? मानव का कंकाल। मानव कंकाल कहाँ मिला? नर्मदा घाटी से मिला। कहाँ से मिला? मानव कंकाल कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिला। दोस्तों ऐरण, ये ऐरण कहाँ पड़ता है? ऐरण पड़ता है दोस्तों सागर जिले में। कहाँ पड़ता है ऐरण? सागर जिले में। ऐरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ता है। अगर हम नावदा टोली की बात करें, है ना, तो नावदा टोली की क्या विशेषता है कि ताम्रकालीन संस्कृति अर्थात जो मालवा संस्कृति है, यहाँ से मालवा संस्कृति के 4 युग मिले हैं। कौन से युग मिले हैं? 4 युग। इसका वर्णन यानी 4 चरणों में इसके साक्ष्य मिले हैं। युगों से या चरणों से 4, यानी कहाँ से? मालवा संस्कृति में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नावदा टोली से 4 चरणों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले? क्वेश्चन बनता है कि मालवा संस्कृति जो है नावदा टोली से कितने चरणों में साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं 4 चरणों में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ के? मालवा संस्कृति में। दोस्तों अगर हम मालवा संस्कृति की विशेषता की बात करें कि आखिर इसकी क्या विशेषता थी, दोस्तों जो मृदभांड होते हैं ना, जिसे हम बर्तन बोलते हैं, कुम्हार लोग बनाते हैं, घड़ा हुआ, डबला डबुलियाँ हुआ, बुंदेलखंडी शब्द है, डबला डबुलियाँ हुआ,
यह जो प्राचीन काल में रह गए, फूट फाट गए, जमीन में दफन हो गए, वो खुदाई के दौरान साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वही यही मिले हैं। तो इनके आधार पर मालवा संस्कृति का वर्णन किया गया है मृदभांडों के आधार पर। अगर हम मृदभांड की बात करें तो यहाँ किस प्रकार के मृदभांड मिले दोस्तों? काले और लाल। यहाँ पर काले और लाल रंग के मृदभांड मिले। क्या मिली? काले और लाल रंग के मृदभांड। एक्चुअली में क्या होता था कि यहाँ के जो बर्तन थे, यहाँ के जो मृदभांड थे, उन्हें काले रंग से सजाया जाता था। किस रंग से सजाया जाता था? काले रंग से सजाया जाता था। दोस्तों मालवा मृदभांड जो है ना, मालवा मृदभांड, मालवा मृदभांड, मालवा मृदभांड जो है दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ मृदभांड माना गया है। किसे माना गया है? मालवा मृदभांड को ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा मृदभांड किसे माना गया है? मालवा मृदभांड को माना गया है। इसे हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। जब कुम्हार के घर जाएंगे ना आप, तो वहाँ जो बर्तन बनाएगा तो उसे वो पेंट करता है, रंगता है। तो उसी रंग के आधार पर वही वहाँ वर्तमान में भी देखो, काले रंग से वो रंगेगा, लाल रंग से रंगेगा। तो ये कितनी पुरानी संस्कृति है, कम से कम 20-25 हज़ार साल पुरानी संस्कृति है ना। ये संस्कृति आज भी बरकरार है, अर्थात अपन पूर्णतः भारतीय है ना, हड़प्पा सभ्यता से हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति संबंधित है अपन लोग। क्योंकि परंपरा आज भी चली आ रही है कि जो है कि मृदभांड है, लोकल मृदभांड है, डबला डबुलिया हैं, घड़े हैं, इन्हें आज भी उसी रंग से रंगा जाता है जिस रंग से कहाँ रंगा जाता था? ताम्र पाषाण युग में रंगा जाता था, है ना। दोस्तों मालवा संस्कृति से एक और महत्वपूर्ण बिंदु मिली है, यहाँ से चरखे मिले हैं। क्या मिले हैं? चरखे। ताम्र पाषाण काल संस्कृति से चरखों के साक्ष्य मिले हैं और तकलियां। क्या? तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आता है, चरखे और तकलियों के साक्ष्य किस संस्कृति से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मालवा संस्कृति से, है ना। कहाँ से? मालवा संस्कृति से। दोस्तों चरखे शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इसका प्रयोग किसने किया? अधिकांश था गांधी जी ने। गांधी जी चरखा चलाते थे, है ना। अब शब्द आता है तकलियां। इस शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों तकलियां शब्द इसे जब पढ़ेंगे तो आप, जब हम लोग कक्षा 2 में पढ़ते थे, काफ़ी साल पहले, हुई 2003-4 के आसपास, तो हमारी किताब में, हिंदी की किताब थी, पाठ था पाठ 9, उस पाठ का नाम था गांधी। दोस्तों उसमें एक कविता लिखी हुई थी कि माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा, छोटी सी धोती पहनूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पौनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। जो शब्द आता है तकली खूब चलाऊं, है ना, मुझे रुई की पौनी दे दे, तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। दोस्तों तकली शब्द का तात्पर्य है कपड़ों के बुनने से जो हमारी रुई होती है उसे धागों के रूप में परिवर्तित करने वाली मशीनों को क्या कहते हैं? औजार को हम तकली कहते हैं, है ना। चरखा तो आप लोगों को सुना ही है, जो गांधी चलाते थे।
हमारी जो दूसरी संस्कृति आती है कैथा संस्कृति। कौन सी संस्कृति आती है? कैथा संस्कृति। दोस्तों कैथा संस्कृति का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? कैथा संस्कृति का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। आप लोगों ने उज्जैन का नाम तो सुना ही होगा, महाकाल की नगरी उज्जैन, मालवा का हृदय भी कहा जाता है। कहाँ? कैथा संस्कृति। दोस्तों कैथा संस्कृति उज्जैन के निकट, कहाँ? उज्जैन के निकट एक नदी बहती है जिसका नाम है काली सिंधी। इस नदी का क्या नाम है? काली सिंधी। इस काली सिंधी नदी के किनारे यानी इस क्षेत्र में, काली सिंधी वाले क्षेत्र में कैथा संस्कृति का उत्थान हुआ। किस संस्कृति का उत्थान हुआ? कैथा संस्कृति का उत्थान हुआ। दोस्तों इस संस्कृति से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो ताम्रपाषाण कालीन युग के 3 चरण मिले हैं। कितने चरण मिले हैं? 3 चरण मिले हैं। 3 चरण मिले हैं, यानी जौरवी संस्कृति में जो ताम्रपाषाण काल युग है, जो ताम्रपाषाण कालीन युग है या संस्कृति है, इसे हम युग की ताम्रपाषाण कालीन युग भी कह सकते हैं, जो युग है, यहाँ के क्या मिले हैं? 3 चरण मिले हैं। कहाँ से? कैथा से। अगर हम इसकी दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें ना कैथा की, तो यह 2400 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इस कालखंड को हम हड़प्पा के समकालीन भी देख सकते हैं ना। जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे तो समझेंगे उसका कालखंड भी लगभग मुख्य वो यही रहा है। तो कैथा संस्कृति को हड़प्पा कालीन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन संस्कृति भी कहते हैं। किसे? कैथा संस्कृति को। वो इसका क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट एक नदी बहती है जिसका नाम है काली सिंधी, और इस नदी के किनारे कैथा संस्कृति का उत्थान हुआ। अर्थात कैथा संस्कृति का उत्थान मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट काली सिंधी नदी के किनारे हुआ, और यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन 3 चरणों में साक्ष्य मिले हैं। कितने चरणों में मिले हैं? 3 चरणों में साक्ष्य मिले हैं। और कैथा संस्कृति को हड़प्पा कालीन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति भी कहते हैं। किसी? कैथा संस्कृति को, है ना। हड़प्पा कालीन क्या कहते हैं? संस्कृति भी कहते हैं। हमारी जो तीसरी संस्कृति आती है वो है जौरवे संस्कृति। कौन सी संस्कृति है हमारी? जौरवे संस्कृति। दोस्तों जौरवे संस्कृति का उत्थान महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति का उत्थान हुआ। अगर हम इसके स्थान की बात करें कि इसका निवास कौन सा है, तो महाराष्ट्र में इसका निवास, जहाँ पर इसका उत्थान हुआ उसका स्थान का नाम है नेवासा। कौन सा स्थान है? नेवासा। इस नेवासा नामक स्थान पर जौरवे संस्कृति के साक्ष्य मिले। दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अगर हम जौरवे संस्कृति की विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण 2 विशेषता हैं। दोस्तों यहाँ पर नैदानिक मृद्भांड मिले। नैदानिक मृद्भांड, नैदानिक मृद्भांड का मतलब है बिना रंगे हुए मृद्भांड। यहाँ पर मृद्भांडों पर कोई पेंटिंग नहीं होती थी। पेंटिंग होती थी तो एक ही रंग से उन्हें पेंट किया जाता था। इनमें किसी भी प्रकार की सजावट नहीं होती थी। और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर मृतकों के शरीर को
फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। किसके नीचे दफना दिया जाता? फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफना दिया जाता था, अर्थात उत्तर की ओर सिर करके और दक्षिण की ओर पैर करके फर्श के नीचे दफना दिया जाता था, है ना। क्या कर दिया जाता था? फर्श के नीचे, यानी मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में क्या था? फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। दोस्तों क्या हुआ कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से, सुनना, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से या ताम्र पाषाणकालीन युग से बच्चों के कंकाल अधिक मिलने के कारण इस कालखंड में शिशु मृत्यु दर अधिक थी, अर्थात कहाँ से? यहाँ पर बाल मृत्यु दर बाल मृत्यु दर अधिक देखी गई, क्योंकि जो दफना साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि बच्चों की कंकाल यहाँ से अधिक मिली हैं, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कालखंड में, इस युग में शिशु मृत्यु दर अर्थात बाल मृत्यु दर अधिक होगी। इसलिए अधिकांशतः किसके कंकाल मिले हैं? बच्चों के कंकाल मिले हैं, शिशुओं के कंकाल मिले हैं। दोस्तों जो हमारी गणेश संस्कृति है, गणेश संस्कृति का संबंध राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से है। गणेश संस्कृति का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। और जो हमारी आहट संस्कृति है, इसका संबंध भी कहाँ से है? राजस्थान से। दोस्तों आहट संस्कृति का जो दूसरा नाम है वो है गिलुंड। इसे गिलुंड संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलुंड संस्कृति भी कहते हैं, किसी आहट संस्कृति। और इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि गणेश संस्कृति और आहट संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? तो वो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। आहट संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो वह गिलुंड नाम से जाना जाता है। गिलुंड नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गिलुंड नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम सबसे बड़ी ताम्र निधि की बात करें तो ताम्र पाषाण युगीन जो सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से मिली है। कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश से मिली है। सबसे बड़ी ताम्र निधि। दोस्तों एक स्थल है गुमगेरिया। गुमगेरिया दोस्तों यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से अभी तक की सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। क्या हुआ? सबसे बड़ी क्या मिला है? ताम्र निधि, ताम्र निधि अभी तक की सबसे बड़ी क्या मिली है? ताम्र निधि मिली है। कहाँ से? गुमगेरिया, यह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 224 कितना? हाँ तो 424, यहाँ से 424 तांबे की वस्तुएं मिली। तांबे की वस्तु और 102 चांदी की वस्तुएं। इसका तात्पर्य है अर्थात मानव को चांदी का ज्ञान किस कालखंड में हुआ? ताम्र पाषाण युग में।
व्यक्ति को चांदी की खोज हुई, यानी चांदी का पता कब चला? चांदी की खोज किस कालखंड में हुई? तो वह है ताम्र पाषाण युग में चांदी की खोज हुई, है ना। किस कालखंड में हुई? चांदी की खोज कब हुई? ताम्र पाषाण काल में हुई। दोस्तों, अगर हम ताम्र पाषाण कालीन सीमाओं की बात करें कि आखिर इसमें व्यक्ति का जीवन कैसा था ना, इसके महत्वपूर्ण क्या पहलू हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। दोस्तों देखिए, इस कालखंड में, ताम्र पाषाण कालीन कालखंड में, यहाँ पे तावा का प्रयोग किया गया, है ना। जो यहाँ मानव रहता था, व्यक्ति रहता था, वो तावा का प्रयोग करता था। उसने चांदी की खोज की, है ना। चांदी का संबंध भी इससे, यहाँ जो मानव निवास कर रहा था दोस्तों, वो ग्रामीण स्थानों में निवास करता था। यहाँ पर शहरी लोग नहीं निवास करते थे। तो मकान, कच्ची ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में यहाँ के लोगों ने किसका प्रयोग किया? कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है ना, यहाँ पर क्या किया? कच्ची ईंटों का। पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। इनका प्रयोग वो केवल मांस के लिए करते थे, दूध के लिए नहीं। पशुओं का प्रयोग, पशुओं का प्रयोग किसके लिए करते थे? वो मांस के लिए करते थे, ना कि दूध के लिए, है ना। दोस्तों हाँ, वो हमने देख ही लिया कि यहाँ के कालखंड से, ताम्र पाषाण कालीन युग से सर्वाधिक बच्चों के कंकाल मिले हैं। अर्थात इस युग में बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक देखी गई, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ना। तो ये तो हमने देखा क्या? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या ताम्र पाषाण युग। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे आखिर जो पाषाण कालीन है और ताम्र पाषाण कालीन है, प्रमुख स्थल और इन स्थलों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पुरुषों को जिनने इसे खोजने की शुरुआत की, कहाँ से हुई, किसने की, कैसे हुई, और उन स्थानों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य कितने पुराने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।